Hello friends. Today we're going to start about the veterinary medicine. So first we talk about the what is veterinary medicine. Veterinary medicine is totally related to the disease and their symptoms, etiology, diagnosis, and control and prevention. So, veterinary medicine is about the to diagnose any disease and to give the medicine to that animal so that it can be recovered. So let me make it bilingual so that the Hindi medium students can also understand. So disease is divided into etiology, diagnosis, treatment, control, and prevention. Now we study that the branch of science in which we study the disease of different animals and birds is called veterinary medicine. It includes the spread of disease, etiology, diagnosis, treatment, control, and prevention. So, etiology, diagnosis, treatment, control, and preventions are the basic steps of veterinary medicine which we used to follow for the treatment of any disease. वेटनरी मेडिसिन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट है वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन, सेकेंड वन वॉज वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन. सो प्रिवेंटिव मेडिसिन इंक्लूड करती है वो सारी डिजीज़ जो कि स्प्रेड और इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जो कि एक दूसरे से दूसरे में संक्रमित होती है. फॉर एग्जाम्पल वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअन, एंडोपैरासाइटिक, एक्सोपैरासाइटिक. So all these diseases are included into veterinary preventive medicine. Whereas we talk about the veterinary clinical medicine. So clinical medicine वो सारी disease include करती है जो कि रिलेटेड रहती है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से. तो जो जितनी भी डिजीज़ रहती है, जो अपने जितने सारे सिस्टम रहते हैं, तंत्र जो रहते हैं, उनसे रिलेटेड होती है, तो उसको अपन बोलते हैं वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन. इसका एग्जांपल है कॉलिक. फॉर एग्जांपल कॉलिक है क्योंकि अपन इसके अंदर सिम्टम्स के बेसिस पे पता कर सकते हैं. और जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है वो वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल, फंगल, तो ये एक से दूसरे एनिमल में इन्फेक्ट हो सकती है. Now we talk about health. So health is basically defined by these four words: physical, psychological, mental and social. So physical is related to the organs, कि अपने organs कितने fit and fine है, वो कितना properly work कर रहे हैं. But when we talk in the terms of psychological, physiological, that physiological means that जो organs हैं उनके अंदर उनका metabolism कैसा चल रहा है. फर्स्टली जब अपन फिजिकल की बात करेंगे तब कि सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं. सेकंड वन, जब ऑर्गन्स के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, तो वो आती है फिजियोलॉजिकल के अंदर. थर्ड वन वाज मेंटल, ये रिलेटेड टू मीन है और इसको अपन साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं. फोर्थ वन वाज सोशल विच इज़ रिलेटेड दैट दी आर, जैसे एक इंडिविजुअल है उसकी हेल्थ डिपेंड करती है फिजिकल पे कि उसके ऑर्गन्स वर्क पे. सेकंड वन साइकोलॉजिकल कि उसका मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में वगैरह सब कैसी हो रही है. थर्ड वन वाज मेंटल, जो कि डिपेंड करती है कि उसका मेंटल, ब्रेन, साइकोलॉजिकल कैसा है. एंड फोर्थ वन जो है सोशल विच इज़ डिपेंड ऑन दी हाउ द सोसाइटी वाज अफेक्ट दी स्टूडेंट और पर्सन इंडिविजुअली. नाउ वी टॉक अबाउट द फादर्स. सो yeah, what is disease? So in these four terms, when any single term or any इंडिविजुअली एक भी चीज़ अगर जब वैरी कर जाती है तो उसको अंदर अगर उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल चेंजेस आ जाते हैं उसको अपन डिजीज़ बोलते हैं. सो द एबनॉर्मल चेंजेस इन द फिजियोलॉजिकल, mental and social is known as disease. Now we talk about the fathers. So father of medicine है Hippocrates, father of Indian medicine है Sushruta, and the father of Ayurveda है Charak. Let's we come to the next part of medicine. क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन. सो अपन मेडिसिन को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ डिजीज़, कि उनका ऑरिजिन कैसा है. तो ये है तीन पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड है. फर्स्ट वन वाज हेरिडिटरी डिजीज़, सेकंड वाज कंजेनाइटल, थर्ड वन वाज एक्वायर्ड डिजीज़. सो फर्स्ट हेरिडिटरी डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर आती हैं और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती है. फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया है, सिकल सेल अनीमिया है. आपने सुना होगा सिकल सेल अनीमिया होता है, उसके अंदर जो RBC होती है वो सिकल शेप हो जाती है, सिकल लाइक शेप की हो जाती हैं. दिस इज़ लुक्स लाइक दिस, सो दिस इज़ नोन एज सिकल शेप. सो RBC ऐसी हो जाती है और इसको अपन बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि सिकल सेल जो होती है अपनी वो RBC की होती है. वैसे ही सिकल सेल हॉर्न किसका होता है, तो वो सूरती ब्रेड का होता है. देयरफॉर आई हैड रिटन हियर.
नाउ वी कम टू दी सेकेंड पार्ट वॉज कंजेनाइटल डिजीज़। कंजेनाइटल डिजीज़ वो होती है जो कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल जब कोई भी मदर प्रेग्नेंट है, उसके अंदर जब वो बेबी है वूम्ब के अंदर, तब उसके अंदर जब कोई भी डिजीज़ आती है उसको कंजेनाइटल डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल एट्रेशिया एनाई इन विच द एनस इज एब्सेंट, सो it is the disease which is included into congenital disease. थर्ड वन वॉज एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ वो होती है जो कि बर्थ टू डेथ तक के अंदर जो भी एक्वायर करते हैं, ये इन्फेक्शियस हो सकती हैं। और ये जो डिजीज़ होती हैं एक्वायर्ड डिजीज़, ये एनिमल को इन्फेक्ट करती है, वो एनिमल और ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है फ्रॉम बर्थ टू वूम टू टोम। नाउ लेट टॉक अबाउट दी ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। तो सीवियरिटी के बेसिस पे अपन जब क्लासीफाई करते हैं डिजीज़ को, तो वो डिवाइडेड है फाइव पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन वॉज पर एक्यूट, सेकेंड वन वॉज एक्यूट, थर्ड इज सब एक्यूट, फोर्थ इज क्रोनिक एंड फिफ्थ इज कैरियर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पर एक्यूट डिजीज़, ये लाई करती है 2 hours to 2 days के बीच में। एचएस जैसे अपनी बीमारी है हीमोरेगिक सेप्टिसीमिया, तो हीमोरेगिक सेप्टिसीमिया सबसे ज़्यादा होता है शिप्स के अंदर। इनके अंदर शिप्स जब रात को, ये मतलब विदिन 2 hour to 2 days के अंदर शिप्स डाई हो जाती है। देयरफॉर दिस इज इंक्लूडेड इन दिस। सेकेंड वन है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी बहुत वायरल और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और ये बहुत जल्दी इफेक्टिवनेस दिखाती है, तो एनिमल की जल्दी डेथ हो जाती है। सेकेंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी एक्यूट डिजीज़ लाई करती है बिटवीन 2 days to 2 week तक, और ये इसके अंदर इंक्लूड होता है मेस्टाइटिस और एफएमडी, फुट माउथ डिजीज़ जो अपनी है। थर्ड वन वॉज सब एक्यूट डिजीज़। ये इंक्लूड होती है 2 week to 4 week के अंदर, और जो सब एक्यूट डिजीज़ होती है इसके अंदर अपन एग्जांपल देख सकते हैं सब एक्यूट मेस्टाइटिस और सेल्मोनाइसिस। फोर्थ वन वॉज क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है ये इंक्लूड करती है 4 week to 3 month के अंदर। इसके अंदर इंक्लूड अपना टीबी और जेडी जो है जॉन्स डिजीज़, ये अपन आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ वन वॉज अ कैरियर के अंदर फॉर एग्जांपल कि जैसे कैमल्स होते हैं, तो उनके अंदर जब सुर्रा डिजीज़ होती है तो अबाउट टू 3 month और 3 years एक्चुअली, तो मोर देन 3 month to 3 years वो लोग कैरी करते हैं उस डिज़ीज़ को। सो दे वर्क एज द कैरियर फॉर दैट। सो इसके अंदर इंक्लूड है रेबीज़ और सुर्रा। जैसे रेबीज़ है तो रेबीज़ भी अगर एक एनिमल को इन्फेक्ट करा, अगर आज उसको किसी डॉग ने काटा है, तो अगर वो उसके अंदर रेबीज़ हो गया है, तो वो रेबीज़ 10 साल 20 साल कितने भी ईयर्स बाद में भी इन्फेक्ट कर सकता है, जब भी उसकी फेवरेबल कंडीशन आई है। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोग्नोसिस इज एक्सपेक्टिंग ऑफ रिकवरी। जब अपन किसी भी एनिमल को देखते हैं और उसको देख के अपन बता सकते हैं कि ये कल तक, परसों तक, और मे बी इट विल टेक 2 hours और 2 days और 2 months, so we are expecting that he will recover within this time period. So जो एक्सपेक्टेशन होती है अपनी रिकवरी की, उसको अपन बोलते हैं प्रोग्नोसिस। इसके अंदर फोर्थ अपने पास में डिवाइडेड है, फोर के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट वन वॉज फेवरेबल। सो फेवरेबल प्रोग्नोसिस वो होता है, प्रोग्नोसिस फेवरेबल होता है जब उसकी 100% रिकवरी होती है। डाउटफुल होता है जब अपन को डाउट होता है कि मे बी ये ठीक हो और मे बी ना हो, या फिर अपन उसका ट्रीटमेंट दे दे, उसके बाद में भी अपन को उसको मेडिसिन देनी पड़ जाए। फोर्थ वन वॉज पुअर, उसके अंदर रिकवरी रेट बिल्कुल लो होती है। लास्ट वन वॉज ग्रेव काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। ग्रेव होती है, इसके अंदर 0% रिकवरी होती है, नेग्लिजिबल रिकवरी होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अगर कोई भी एनिमल है, अगर उसने कुछ भी आयरन की रॉड या फिर कोई स्पाइनी चीज़ ऐसी खा ली है, तो वो जो स्पाइनी चीज़ होगी पहले वो उसके रेटिकुलम में जाएगी, देन इट traumatic word is used for the iron rod or the trauma or whatever the things like spiny things which is entered into the animal body. So this is related to that. Reticulum is related to reticulum. So जब कोई भी स्पाइनी चीज़ है वो उसके रेटिकुलम में एंटर हो गई है, ये उसके रेटिकुलम है, तो अगर ये उसके रेटिकुलम में एंटर हो गई है, उसके बाद में अगर वो रेटिकुलम को पार करते हुए उसकी पेरिकार्डिटाइटिस तक चली जाएगी। पेरिकार्डिटाइटिस हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है, तो अगर वो वहाँ तक चली जाती है तो अपन उसको बोलते हैं कि ये टीआरपी डिजीज़ है। तो टीआरपी डिजीज़ के अंदर रिकवरी रेट 0% होती है। इसके अंदर सर्जरी की जा सकती है, बट आफ्टर द सर्जरी, बिकॉज सर्जरी इसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि पहले आपको रेटिकुलम में उसको ट्रीट करना पड़ता है। अगर वो स्पाइनी प्रोसेस आपको रेटिकुलम में नहीं मिली और पेरिकार्डिस तक पहुंच गई है, तो फिर आपको उसको पेरिकार्डिस को जब ट्रीट करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स वे में चली जाती है। उस वजह से उसकी जो रिकवरी रेट होती है वो ऑलमोस्ट 0 होती है।
नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट होता है कि कोई भी मेडिसिन दे के किसी भी एनिमल को, कोई भी डिजीज्ड एनिमल है उसको मेडिसिन दे के ठीक करना ट्रीटमेंट कहलाता है। वेयर द अनदर वर्ड इज़ कम विच इज़ थेरेपेटिक्स। थेरेपेटिक्स अपन यूज़ करते हैं कि जब ट्रीटमेंट इज़ रिलेटिवली रिलेट टू द मेडिसिन दे के अपन ने उसको रिकवर कर दिया है, बट थेरेपेटिक्स इज़ द प्रॉपर ट्रीटमेंट इन विच वी हैव टू नॉलेज अबाउट द फार्मेकोलॉजी एंड डायग्नोसिस ऑल्सो। सो अपन को फार्मेकोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए और डायग्नोसिस के बारे में भी पता होना चाहिए। फार्मेकोलॉजी रिलेटेड टू दी अपन को नॉलेज होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है कौन सी डिजीज़ में, और डायग्नोसिस होता है कि अपन को पूरी डिजीज़ का नॉलेज होना चाहिए। when we know about the pharmacology plus diagnosis both the terms, then we will consider it into the therapeutics। थेरेपेटिक्स के अंदर अपन को फार्मेकोडायनामिक्स का भी पता होना चाहिए और फार्मेकोकाइनेटिक्स का भी पता होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ फार्मेकोकाइनेटिक्स आएगा। फार्मेकोडायनामिक प्लस फार्मेकोकाइनेटिक अपन को दोनों का पता होना चाहिए। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अपन थेरेपेटिक्स के पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। थेरेपेटिक्स का फर्स्ट है इम्पीरियल पार्ट। इसके अंदर क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस अपन है ना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं इम्पीरियल थेरेपेटिक्स। फॉर एग्जांपल मिल्क फीवर हो गया, अगर किसी भी एनिमल को मिल्क फीवर हो गया है तो उसका जो अडर है उसके अंदर एयर फिल कर दी जाती है, उसकी वजह से उसका मिल्क फीवर ठीक हो जाता है। इसका एक साइंटिफिक वे अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी भी एनिमल को मिल्क फीवर हो रहा है तो वैसे अपन जानते हैं कि मिल्क फीवर जो है वो हाई यील्डिंग एनिमल को होगा। तो अगर कोई भी एनिमल हाई यील्डिंग है तो मतलब वो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो अगर अपन उसके अडर के अंदर हवा भर देंगे तो वहाँ पे मिल्क का जो वहाँ पे जो एल्वेलाई प्रेजेंट है उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बेसिकली ये मिल्क प्रोडक्शन को कम करता है। तो मिल्क प्रोडक्शन जब कम होगा तो अपने आप ही मिल्क फीवर की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कम हो जाएगी। सेकेंड वन इज ऑन दिस स्वोलन प्लेस अप्लाई दी हॉट आयरन रोड। तो कोई भी सूजी हुई जगह रहती है, स्वेलन प्लेस रहता है, वहाँ पे अपन आयरन रोड अप्लाई कर देते हैं। इसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि अगर कोई भी स्वेलन प्लेस है मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, अब या वो बैक्टीरिया हो सकता है या तो वो पैरासाइटिक हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी स्पेस स्वॉलन हो जाती है, तो अपन वहाँ पे हॉट आयरन रोड अप्लाई करने से क्या होता है ये भी अपन देखते हैं। जब अपन कोई भी चीज़ कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक होंगी, और जब ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक होंगी तो वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा और वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा। अगर वहाँ पे क्लॉट बना और कोई भी ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है तब अपन क्या करेंगे, वहाँ पे रॉड अप्लाई करेंगे। रॉड अप्लाई होने से क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा और वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो हाई हो जाएगा। हाई टेम्परेचर होने से वहाँ पे ब्लड फ्लो तेज़ हो जाएगा, तो वहाँ पे बेसोफिल्स आएंगी जो कि हेपारिन सिक्रीट करेंगी जो कि ब्लड क्लॉट करेंगी। वैसे ही न्यूट्रोफिल्स आएंगी और वहाँ पे अलग अलग सेल्स आके अपना अलग अलग फंक्शन करेंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्वॉलन प्लेस है उसके अंदर आराम आ जाएगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रैशनल थेरेपेटिक्स। रैशनल थेरेपेटिक्स रिलेट करती है कि यहाँ पे प्रॉपर डायग्नोसिस या फिर फार्मेकोलॉजी को अपन को पता होना चाहिए, उसको अपन रैशनल थेरेपेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एसिडोसिस हुआ है तो अपन सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे, और एल्कलॉसिस हुआ है तो अपन सिरका या विनेगर दे देंगे। एसिडोसिस होता है एक्चुअली बेसिकली ज़्यादा जब कोई भी एनिमल ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेता है तो उसकी वजह से वहाँ पे रैशनल थेरेपेटिक वो एसिडोसिस हो जाता है। तो एसिडोसिस के केस में अगर वहाँ पे एसिडोसिस है मतलब वहाँ पे एसिड इंक्रीज हुआ है तो अपन कोई भी बेस दे देंगे, जैसे कि Na2CO3 अपना सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है, तो अपन जब वो उसको देंगे तब उसके अंदर आराम हो जाएगा। सेकंड वन में टॉक अबाउट द एल्कलॉसिस। तो वहाँ पे एल्कलॉसिस के अंदर वहाँ पे बेस इंक्रीज है तो अपन उसको सिरका या फिर विनेगर दे देते हैं, जिसकी वजह से एनिमल की उसके अंदर अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेंट थेरेपेटिक्स। एक्सपेक्टेंट थेरेपेटिक्स रिलेटेड है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एनिमल ओनर। अगर कोई भी एनिमल ओनर है उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए अगर अपन कुछ भी उसको मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि डीवॉर्मर है या फिर मिनरल मिक्सचर वगैरह अपन ने दे दिया है, तो वो एक्सपेक्टेंट थेरेपेटिक्स के अंदर आती है। फोर्थ वन वॉज सिम्टमेटिक थेरेपेटिक्स। सिम्टमेटिक थेरेपेटिक्स रिलेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर अपन ने कोई भी पैरासीटामॉल वगैरह कोई भी बीमारी दे, जैसे अगर उसको कोई भी एनिमल है उसको फीवर आया हुआ है, उसका हाई टेम्परेचर है, तो अपन ने उसको पैरासीटामॉल दे दी है। अपन को उसको ईटियोलॉजी नहीं पता है, अपन को नहीं पता कि ये किस बीमारी की वजह से या किस वजह से इसको फीवर आया है, बट अपन को बस इतना पता है कि अगर इसको फीवर है तो अपन को पैरासीटामॉल देनी है, तो वो कह रहा था सिम्टमेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सिम्टम्स अपन उसको दवाई देते हैं। फिफ्थ वन वॉज हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी होती है व्हेन वी गिव एनी मेडिसिन टू ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सनलाइट।
सनलाइट। सो नेचुरल सनलाइट अपन यूज़ करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं एनिमल का। फॉर एग्जांपल रिकेट्स है, तो रिकेट्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम की कमी आती है। अब कैल्शियम की कमी है तो अपन कैल्शियम की कमी के लिए अपन विटामिन डी दे सकते हैं। सो विटामिन डी की प्रेजेंस में क्या होता है कि जैसे अपनी बॉडी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, सो जब विटामिन डी उसके साथ में करेगा तो रिएक्ट करेगा। सो विटामिन डी जैसे कि धूप से मिलता है तो वो करेगा तो वहाँ पे कैल्शियम बनेगा और कैल्शियम की वजह से अपनी रिकेट्स की कमी पूरी हो जाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट दी palliative therapeutics. In the case of non-treatable disease, we increase our age by giving medicine. So palliative related है कि अगर अब कोई भी एनिमल है उसका अपन को पता है कि उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकता है, बट जस्ट फॉर इन द केस ऑफ कि उसकी आपको एज बढ़ा के उसको ज़िंदा रखना है और उसकी एज इंक्रीज़ करनी है, इसलिए अपन उसको ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के अंदर अपन उसको इंसुलिन के इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में देते रहेंगे तो वो एनिमल मरेगा नहीं। इट इज़ नॉट एन प्रॉपर ट्रीटमेंट, वो ठीक नहीं होगा, बट ये है कि जैसे जैसे वो इंसुलिन की कमी आती रहती है आप इंसुलिन उसको देते रहेंगे। सो नाउ नेक्स्ट वन वाज बीपी और थायराइड। ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है कि बीपी वगैरह की टैबलेट्स वगैरह आप देते रहें। तो अगर बीपी कम है या लो है उस अकॉर्डिंग आप उसको दवाई देते रहें, बट इट नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर दैट। नाउ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक और कीमोथेरेपी। सो स्पेसिफिक होता है कि किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए अपन स्पेसिफिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अपन ने अगर नेसल ग्रेनुलोमा है तो उसके अंदर टार्ट्रेमेटिक यूज़ करिए। कैंसर के अंदर भी यही होता है, अगर कोई भी प्रोटोजोन डिजीज़ है उसके अंदर अपन ने बैरेलिन यूज़ करिए। सो ये सारा यहाँ पे अपने ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर। सो ओके, बाय।